हेलो हेलो। पानी देना लाज दीजिए। हेलो हेलो। काम नहीं कर रहा है। हेलो 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 हेलो। साथियों, जनवादी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के 2 दिवसीय सम्मेलन में आप सभी परिषद के आए हुए सदस्यों का मैं हृदय से आभार। जय जनवाद। साथियों, ये कोई भीड़ का कार्यक्रम नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय परिषद का सम्मेलन, जो पार्टी के डेलीगेट्स हैं 135 सदस्य, हर 3 साल पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नए सिरे से चुनाव होता है। उसमें नए सिरे से जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होता है। आप सबको पहले से ही मालूम है कि जनवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर दी गई है और इसके वर्तमान में कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम हो रहा है, डॉक्टर संजय सिंह चौहान सर्जन साहब, और पार्टी के नई राष्ट्रीय कार्य समिति के बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के जो चुनाव प्रभारी हैं श्री रामदेव चौहान मैनेजर साहब, आप सबकी देख रेख में आज की इस राष्ट्रीय परिषद के सम्मेलन का शुभारंभ हुआ, जिसके विषय पहले से निर्धारित है, आप सबको प्रेषित किया जा चुका है। मुझे यह कहने का आदेश प्राप्त हुआ है कि पिछले राष्ट्रीय अधिवेशन से लेकर के आज तक के पार्टी की प्रगति, पार्टी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों, पार्टी के जो संभावित लक्ष्य थे, वे लक्ष्य कहां तक हम लोग प्राप्त कर सके, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कौन कौन सी कठिनाइयां आई, आगे के हमारे क्या लक्ष्य हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन सी तैयारी करनी है, कैसे करनी है, इन्हीं सब विषयों पर हम लोग 2 दिन चिंतन और मनन करेंगे, मंथन करेंगे और आप सबके विचारों को लेते हुए एक अगले 2027 के लिए एक कार्य योजना का निर्धारण होगा, जिस कार्य योजना के आलोक में पूरे देश प्रदेश हम सभी लोग, छोटे से लेकर के बड़े पदाधिकारी मिल करके उस कार्य योजना को सफल बनाने की रणनीति बनाएंगे और अपने अपने दायित्वों को हम सब लोग कैसे निभाएंगे, इन सब चीजों पर भी 2 दिनों में परिचर्चाएं होगी। साथियों, मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो निश्चित तौर पर समाज हम लोगों के कार्यों का आकलन करता है
और उन कार्यों पर अपनी टिप्पणी देता है, अपनी बातें रखता है। और हम लोग भी समाज से ही जो चीजें आती हैं हम तक, उन बातों के अनुरूप अपने जीवन को ढालते हैं, अपने कार्यक्रमों को निर्धारित करते हैं और समाज और अपने वर्ग के अनुरूप कैसे हम ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दे सकें, उसकी भावनाओं के अनुसार हम पार्टी को उस स्थान तक पहुंचा सकें, उसकी लड़ाई, उसके जो उद्देश्य है उसको कैसे हम पूर्ति कर सकें, इसके लिए हम सब लोग प्रयास करते हैं और पिछले दिनों में हम सब लोगों ने प्रयास किया। साथियों, हम लोग जिस विचारधारा और जिस समझ के आधार पर राजनीति करते हैं, भारत में सबसे पहले जनवादी विचारों को एक नई दिशा देने का काम इस भारत की राजनीति था। और शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि मार्ग मुक्ति का गढ़ना होगा, जीना है तो लड़ना होगा। और उसके आगे हम जनवादियों ने दो शब्द जोड़ा कि भगत सिंह को याद करेंगे, जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो इन सब विचारों को आत्मसात करते हुए हमारे वर्ग, हमारे क्लास, हमारे पिछड़े, दलित, गरीब, सर्वहारा समाज के लिए जो जो विषय उनकी रोजी रोटी से जुड़ा रहा, उनकी शिक्षा और नौकरी से जुड़ा रहा, निश्चित तौर पर जनवादियों ने उसके लिए लड़ा है। और जब भी जरूरत पड़ी है यहाँ समाज को, जनवादियों ने हर जरूरत में उनका साथ दिया है। उसको यहां ला करके रख दीजिए, बीच में यहां रख दो। ये माइक वाला सिस्टम बहुत डिस्टर्ब है, लड़के की व्यवस्था बहुत साथियों। हेलो 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 नहीं, हेलो साथियों, हम सब लोगों ने, जनवादी पार्टी की कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने अति पिछड़े और दलित वर्ग के आरक्षण के लिए, इस क्लास के बच्चों की शिक्षा और नौकरी के लिए लड़ाई का जो आयाम कायम किया है, वह जगह और वह रास्ता आज तक कोई भी सियासी पार्टी भी नहीं अपना पाई। जनवादियों ने भले शहादत नहीं दिया, लेकिन जब भी सड़क पर उतरा है तो मुकम्मल जवाब शासन और प्रशासन का दिया है। हेलो साथियों, जनवादी के हेलो उसको लगा दो, चालू हो गया तो लगा दो, इसको लगाओ, इसको। हेलो साथियों, थोड़ी माइक की व्यवस्था काफी डिस्टर्ब है। एक समय ऐसा भी आया था जब बहुत हमारे साथी दर्जनों की संख्या में जेलों में रहे और मैंने अखबारों की वो हेडिंग भी पढ़ा है, जब भारत के सबसे प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण की प्रथम पेज
पेज की प्रथम न्यूज थी और लखनऊ में जनवादी पार्टी का धरना था और उस धरने के बाद जो संघर्ष हुआ था उस संघर्ष की व्याख्या कुछ इस तरह से किया था कि चली लाठियां भागी पुलिस। दैनिक जागरण के प्रथम पेज का प्रथम न्यूज था और एक जनवादी के कार्यकर्ता को लाठी से मारते हुए पुलिस को दिखाया और आज भी लखनऊ की चाहे उत्तर प्रदेश की जो भी आईबी और एलआई रिपोर्ट प्रतिदिन भेजी जाती है और उनमें भेजने वालों की जो लिस्ट है, साथियों आज भी आप किसी भी जिले के आप आईबी सेंटर में चले जाइए, एसपी कार्यालय में चले जाइए, जो गोपनीय रिपोर्ट प्रतिदिन की राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों की भेजी जाती है तो पहले नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी है और दूसरे नंबर पर जनवादी है। आज भी वो दूसरे नंबर की लिस्ट पे जनवादी पार्टी की रिपोर्ट भेजी जाती है, जनवादी पार्टी की गतिविधियां भेजी जाती हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जो चाहे सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन यूनिट हो चाहे स्टेट की इन्वेस्टिगेशन यूनिट हो, पर डे आपके पार्टी और आपके नेता की गतिविधि की रिपोर्ट देश की आईबी और एलआई एजेंसियां भेजती। ये अलग बात कि हम अभी सरकार में नहीं गए, हम किसी सरकार का हिस्सा अभी नहीं बने, क्योंकि हमेशा जनवादी पार्टी ने सत्ता से ज्यादा विचारों और संघर्ष को प्राथमिकता दी। हम सत्ता में भी जाएंगे लेकिन अपने विचारों से और अपने संघर्षों से कभी समझौता नहीं करेंगे। इन सिद्धांतों को अपना करके जनवादी पार्टी ने काम किया। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक प्रकार है जो और नेताओं के हैं, सांसद और विधायक बनना नहीं रहा। साथियों, जनवादी पार्टी एक वैचारिक पृष्ठभूमि है, जैसे साम्यवाद है, समाजवाद है, वैसे जनवाद भी एक राजनीतिक विचारधारा है। भारत की जितनी भी पार्टियां हैं और आज तक भारतीय राजनीति के इतिहास में और वैश्विक राजनीति के इतिहास में इन्हीं दो विचारधाराओं पर दल और पार्टियां बनी हैं और चलती हैं। पहला सोशलिज्म है, दूसरा कम्युनिज्म है। इस भारत को ही नहीं दुनिया को एक नई राजनीतिक विचारधारा डेमोनिज्म जनवादी पार्टी ने देने का काम किया है, जिसका अपना राजनीतिक समझ है, जिसकी अपना एजुकेशन सिस्टम है, जिसका अपना इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसका अपना रिलीजियस सोच है, जिसका अपना धार्मिक नीति, समाज से जुड़े हुए हर उन दृष्टिकोण में जनवादी पार्टी का अपना अलग दृष्टिकोण है। और इसीलिए भारतीय राजनीति में साम्यवाद और समाज के बाद एक नई राजनीतिक विचारधारा इस देश में स्थापित न होने पाए, हमेशा जनवादियों के सामने एक बड़ा संघर्ष खड़ा रहा। चाहे वो सत्ता पक्ष रहा हो या विपक्ष रहा हो, हमेशा इन दोनों का लक्ष्य जनवादी रहे। लोग गठबंधन करते हैं, सत्ता में जाते हैं। जनवादी के लोग अगर गठबंधन का रास्ता भी अपनाए तो जिसके साथ गठबंधन किए वह भी आपको धोखा देने का काम किया, वो भी लगा रहा कि आप सदन का हिस्सा न बन पाए, और जिसके खिलाफ आप लड़ते रहे वह भी मजबूती से आपके खिलाफ खड़ा रहा। क्योंकि आप एक विचारधारा के बाद समाज में सांसद और विधायक बना देना और बन जाना बड़ा आसान है। ऐसा नहीं है कि अब पिछड़े समाज में सांसद और विधायक नहीं, ऐसा नहीं है कि दलित समाज में सांसद और विधायकों की सुरेश भैया कोई कमी,
लेकिन अभी यूजीसी का मामला आया तो चाहे वो हमारे समाज का सांसद और विधायक रहा होगा, चाहे दलित समाज का सांसद और विधायक रहा होगा, किसी की औकात नहीं पड़ी कि इसके समर्थन में रोड पर आकर के अपने पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोल सके। बैकवर्ड की राजनीति करने वाले दलों की भी औकात नहीं बनी, अखिलेश यादव की भी औकात नहीं बनी कि वे यूजीसी के पक्ष में सड़क पर उतर सके और बोल सके, बात कर सके। तो साथियों, सांसद और विधायक बनना बहुत बड़ी चीज नहीं है। असल इशू जो असल मुद्दा तो यह है कि आपके रोजी रोटी और आपकी शिक्षा और नौकरी के मसाइल और मुद्दों को लेकर के सदन में तो बात कैसे होगी, ये असल विषय है। और हमने जनवादी पार्टी की बुनियाद भी सिर्फ इसीलिए रखी थी कि सांसद और विधायक जिस दिन जनवादी पार्टी से निकल करके जाएंगे तो देश, समाज, सदन और सड़क पर हमारे नौजवानों की शिक्षा, नौकरी, रोजी और रोजगार की बात करें। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद। साथियों, सफल ना होना आज तक देश की संसद में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जनवादी पार्टी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। हम अभी नहीं अपने सदस्य ले जा पाए, हम इस मामले में असफल हैं। लेकिन साथियों, एक मामले में जनवादी ने इस प्रदेश की, देश की राजनीति पर आपकी औकात को उस जगह लाकर के खड़ा किया कि जिस समाज को राजनीतिक समर में कभी नोटिस नहीं किया जाता था, आज इस उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई भी दल और पार्टी अपनी रणनीति बनाएगा तो उसमें चौहान समाज को भी निश्चित तौर पर अनदेखी नहीं कर सकता। उसे याद करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा और इस समाज के लोगों को भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस पर उसे अपने दल और पार्टी में बहस करना पड़ेगा। यह व्यवस्था जनवादी पार्टी ने पैदा कर दी। साथियों, सफल होना, असफल होना हमारा कोई गुनाह नहीं है। हम लोगों से गलती हो सकती, हमारे प्रयासों में भी कमी हो सकती, हमारे प्रयासों के प्रभाव में भी कमी हो सकती है, लेकिन हमने समाज की लड़ाई ईमानदारी से नहीं लड़ा, ये नहीं हो सकता। हमने इस समाज के राजनीतिक गोलबंदी को मजबूत करने के लिए, इसकी राजनीतिक कायद को खड़ा करने के लिए जितनी ईमानदारी से आप सब जनवादियों ने मेरे साथ मेहनत किया है, आप सब एक मिसाल हैं और आप सब समाज और इस पिछड़े समाज की एक ताकत है। आपके तसव्वुर में, हमारे तसव्वुर में कभी समाज की लड़ाई को लेकर के न कभी मन में कोई गंदगी रही, न विचार में गंदगी रही। हम लोगों ने समाज की लड़ाई को, समाज की राजनीतिक भागीदारी को निर्धारित करने के जितना बन सकता है उतना किया। लेकिन एक बात का निश्चित तौर पर हमें भी दुख है और इस बात को आप सब जनवादी निश्चित तौर पर महसूस करते हैं कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में हम लोग जिस गठबंधन के हिस्सा था और जिसके साथ खड़े थे, मैंने देखा है, मेरा भी 20 साल का राजनीतिक अनुभव और मैंने देश और प्रदेश की राजनीति को बड़े करीब से देखा और समझा है। 2022 से पहले कभी चौहान लखनऊ की सड़कों पर नहीं दिखाई देता, कभी लखनऊ चौहान समाज के नौजवानों में, अपने समाज के नौजवानों में विधायक बनने की लालसा मैंने बहुत कम देखी। जनवादी पार्टी और आप सब लोगों ने निश्चित तौर पर जमीन पर एक काम किया
कि विधायक बनने के लिए इस समाज के नौजवानों में राजनीतिक भूख जगाने का काम किया। और 2022 के विधानसभा के चुनाव में मैंने देखा कि सैकड़ों की संख्या में हमारे समाज के लोग हर दल और पार्टी में टिकट मांगने के लिए लखनऊ में महीनों महीनों रुक करके गोलबंदी करने का काम किया था। जनवादी पार्टी के कार्यालय में भी रोज सैकड़ों और हजारों लोग आया करते थे और उनके अंदर मैंने राजनीतिक भूख को देखा, उनके अंदर मैंने विधायक बनने और सांसद बनने की लालसा को देखा। और राजनीति के प्रति, देश के संवैधानिक पदों के प्रति, विधायक और सांसद बनने की प्रवृत्ति के प्रति अगर आपने नौजवानों को आगे कर दिया है, नौजवानों के अंदर भूख जगा दिया है, तो निश्चित रूप से यह भी एक जनवादी की उपलब्धि है। यह भी जनवादियों का एक काम जो था उसको आपने पूरा किया है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है ये वही समाज है, ये वही समाज के नौजवान है, ये वही समाज का लोग है। राजनीति की चर्चा कभी समाज में नहीं हुई, लेकिन अब राजनीति पर चर्चा, परिचर्चा और संवाद समाज के नौजवान 10 बैठते हैं तो करने लगे, होने लगी। और जब राजनीति पर संवाद होने लगा है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक मुकाम भी समाज में मिलेगा, राजनीतिक गोलबंदी भी समाज को निश्चित तौर पर हासिल होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन साथियों, इस समाज के जो तथाकथित प्रबुद्ध है वह निश्चित रूप से जनवादियों के साथ है। और जो तथाकथित प्रबुद्ध है, साथियों, पढ़ा लिखा होना ही बौद्धिकता का प्रमाण नहीं है। मैनेजर साहब, आप बहुत ज्यादा पढ़ लिए हो, बड़ी बड़ी डिग्री ले लिए, इंजीनियर और डॉक्टर बन गए, तो इसका मतलब नहीं है कि आप बौद्धिक बन गए। आप अपने किसी क्षेत्र में ज्ञानी हो सकते, लेकिन बौद्धिक तो वही है जो अपने अलावा भी अपने पास पड़ोस और अपने समाज के हित के बारे में भी सोच लेता है और चिंतन कर लेता है। वही बौद्धिक है, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों न हो, जो दूसरे के लिए भी 10 कदम चल लेता है, वो बौद्धिक है। हमारे समाज में कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी भी जो करते हैं दूसरी पार्टियों का झंडा ढोते, जो वोट देते हैं दूसरी पार्टियों का और समीक्षा करते हैं जनवादी पार्टी। मतलब एक ऐसा दोगलपन, तुम साथ भी नहीं और तुम हमेशा जनवादी के विरोध में काम कर रहे हो। तुम हमेशा जनवादियों को कमजोर करने के लिए अगर एक शब्द भी सोशल मीडिया पर लिखते हो तो तुम लिखते हो। और तुम्हें कैसे अधिकार मिल गया कि तुम जनवादी पार्टी के आंतरिक मामले में और जनवादी पार्टी की गति और प्रगति के बारे में चर्चा कर सकते? तुम जिस दल में हो, जिस पार्टी को तुम वोट देते हो, वहां तुम्हारी औकात भी नहीं है कि उसके दरवाजे पर तुम खड़े हो सकते। तुम जिस दल में हो, जिस पार्टी में हो, समीक्षा उसकी करो। जनवादियों के पास वह योग्यता और क्षमता है कि वो कहां कमी किए हैं, कहां गलती किए हैं, बैठ करके इस पर संवाद करेंगे और आगे कैसे बेहतर हो सकता है इसकी कार्य योजना बना लेंगे। किसी दूसरे के सलाह की जरूरत नहीं। साथियों, हम लोगों का थोड़ा जरा सा पैर फिसल गया तो लोगों ने इल्जाम उसी चप्पल पर लगाना शुरू कर दिया जिसने महीनों जलती जमीन और कांटे से आपको पांव को बचाया। समाज को जब भी जरूरत पड़ी, समाज पर जब भी मान सम्मान और स्वाभिमान पर आंच आई, तो हमेशा जनवादी आगे बढ़ करके उसमें हिस्सेदारी और भागीदारी की है। चाहे उसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा है, लेकिन समाज की लड़ाई को और समाज की अस्मिता को कहीं झुकने नहीं दिया है। साथियों, आज हम सब लोग बैठे हैं। राष्ट्रीय परिषद इसीलिए बुलाई जाती है, इसीलिए पार्टी के जो चुनिंदा पदाधिकारी और कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी के संविधान के अनुरूप जो कार्यक्रम और नियम है
एक जिले से जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हो सकते हैं नियमावली के अनुसार, वही सब लोग आते हैं। और आज हम लोग यहाँ बैठे हैं तो 2 दिन में 2027 की पूरी कार्य योजना हम लोग बनाएंगे। और साथियों, मैं अब पार्टी को उस तरफ लेके जाना चाहता हूं। मैं अपने सारे वरिष्ठ साथियों से चर्चाएं और परिचर्चाएं की। मेरे बिहार के अध्यक्ष भी बैठे हुए, बिहार के हमारे नेशनल काउंसिल्स के लगभग 1 दर्जन साथी यहां बैठे। अगर मैं जेल में नहीं गया होता तो शायद बिहार की राजनीति में चौहान इस बार इतना कमजोर नहीं हुआ होता। साथियों, जो था वो भी उनके हाथ से चला गया। बिहार में जितना कमजोर इस बार मेरा समाज राजनीति में दिखा, इस 2025 के चुनाव में दिखा, उतना कमजोर कभी नहीं था। हमारे अच्छे अच्छे नेताओं को किसी दल और पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हमारे जीते हुए विधायक भी हार गए और समाज का लोग सबसे ज्यादा ठगा महसूस किया। जनवादी के मुझे जेल में जाने की वजह से बहुत सारे साथी जो चुनाव लड़ करके अपनी लड़ाई का आगाज इस चुनाव में करना चाहते थे, सब मायूस होकर के घर बैठ गए। अब पार्टी को उस तरफ लेकर के जाऊंगा कि अब जनवादी पार्टी में मैं रहूं या ना रहूं, जनवादी पार्टी के कार्यक्रमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी कार्य योजना और ऐसी रणनीति आज हम लोग बनाएंगे। अब पार्टी किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं, पार्टी जनवादी पार्टी के एक समूह, एक प्रतिनिधित्व, एक कमेटी के इर्द गिर्द घूमेगी। और किसी की अनुपस्थिति में भी पार्टी के कार्यक्रम सुचारू रूप से चलते रहे, बाधित न हो, ये व्यवस्था आज हम सब लोग इन 2 दिनों में बनाएंगे। साथियों, आज की राष्ट्रीय परिषद में 2 विषय और शेष, बाकी कल की परिषद के सम्मेलन में आज हम लोग राष्ट्रीय कार्य समिति का नए सिरे से चयन करेंगे, गठन करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नए पदाधिकारियों की घोषणा करेंगे, उनका चयन करेंगे, उनका गठन करेंगे। जनवादी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन करेंगे। जो समिति, जो पार्टी की जो ये प्रतिनिधि सभा होगी, ये सारे कार्यक्रमों, पार्टी की नीतियों, पार्टी के आगे के कार्यक्रमों, पार्टी के नेताओं के कार्यक्रम। साथियों, हमें एक और मैं इधर चीज देखा कि पार्टी एक टीम है, एक परिवार, और जब कोई परिवार एक साथ मिलकर एक दिशा में काम करेगा तो जो काम 10 दिन में होना है वो 2 दिन में हो जाएगा। लेकिन परिवार का हर सदस्य अगर अलग अलग एंगल से, अलग अलग हिसाब से काम करेगा तो निश्चित तौर पर लक्ष्य बड़ा दूर नजर आएगा। तो आज हम लोग बैठ करके निर्धारण करेंगे कि पार्टी के जो नेताओं की एक लंबी लिस्ट है, इन नेताओं के भी कार्यक्रम निर्धारित करेंगे और हर नीति और हर नीतिगत बिंदुओं को जो आज कार्य समिति और जो राष्ट्रीय नेशनल जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड होगी उसका गठन करके तय करेंगे। और जो पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड होगी वह पार्टी के हर व्यक्ति से ऊपर होगी और पार्टी के हर व्यक्ति को उस समिति के आदेशों को मानना और उसका अनुपालन करना पार्टी के हर पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। साथियों, यह मैं इसलिए चाहता हूं, बहुत सारे लोगों ने 2022 के विधानसभा के चुनाव में अपने हिसाब से सारे उम्मीदवार दे देते हैं, अपने हिसाब से जिसको चाहते हैं उसी को प्रत्याशी घोषित कर देते हैं। और मैंने भी इस चीज को फील किया, कुछ चीजें हुई है पार्टी को जिससे नुकसान हुआ, अब वो चीजें नहीं होंगी और उसी बोर्ड के निर्धारित कार्यक्रमों का मैं भी अनुपालन करूंगा। मैं
तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए साथियों, विगत दिनों में लगातार पार्टी के प्रति, पार्टी की कार्य समिति के प्रति, पार्टी की कार्यकारिणी के प्रति बहुत सारे लोग दुष्प्रचार कर लेते थे, लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते थे। दो चीजें हुआ करती थी, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट है कि जनवादी पार्टी है। अगर जनवादी पार्टी है तो जनवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, संजय चौहान है कि कोई और है? लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैंने जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का निर्माण किया था, जिस पार्टी के अंदर डिस्प्यूट कराने से लेकर के इलेक्शन कमीशन में उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करवाने तक बहुत सारे हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी लगे रहे, जिसमें वो लोग सफल रहे। क्या जनवादी पार्टी सोशलिस्ट को इलेक्शन कमीशन ने उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, उसकी मान्यता रद्द कर दी। और सिर्फ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की ही नहीं, बल्कि 600 पार्टियों का उसने रद्द किया। क्योंकि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट विवादित थी, कोर्ट में मुकदमा था, इसलिए उसका समय पर न बैलेंस शीट बन पा रही थी, न समय पर उसका ऑडिट हो पा रही थी, न समय समय पर उसके प्रश्नों का, इलेक्शन कमीशन के प्रश्नों का जवाब मिल पाता था। इसलिए इलेक्शन कमीशन को लगा कि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट डेड हो चुकी है, तो पूरे देश से जो 650 पार्टियों को बैन करने का उसने आदेश निर्गत किया था, उसमें एक जनवादी पार्टी सोशलिस्ट थी। तो आज मैं इस मंच से उस एक अध्याय को खत्म कर रहा हूं कि जो जनवादी पार्टी सोशलिस्ट इस समाज की राजनीतिक बुनियाद और राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मदर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, थी, उस बात का हमें भी दुख है कि लोगों ने उसके वजूद पर प्रश्न खड़ा किया और उसके वजूद को समाप्त करके हम लोगों को मजबूर किया दूसरी जनवादी पार्टी बनाने के लिए। तो आज से जनवादी पार्टी सोशलिस्ट ही जनवादी पार्टी है और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट को पूरी तरह से जनवादी पार्टी में मर्ज किया जाता है। इसकी प्रक्रिया को भी हमने इलेक्शन कमीशन में पूरा कर दिया। हमने इलेक्शन कमीशन में अपना इस्तीफा लिख करके भेज दिया, उसका दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और उस कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम कल एक लेटर जारी करा करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा देंगे कि आपने भले हमारी इस पार्टी को डेड घोषित कर दिया है, लेकिन इस पार्टी को मानने वाले, इस पार्टी के नाम पर राजनीति करने वालों की एक बड़े मजबूत अवलंब इस भारत की राजनीति में है। हम वैधानिक रूप से चुनाव जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के बैनर पर नहीं लड़ सकते, तो उसकी वैधानिकता को प्रमाणित करने के लिए हम सारे लोग जनवादी पार्टी के साथ हैं और आगे सारे जनवादी पार्टी के सोशलिस्ट और कार्यकर्ता पदाधिकारी आज से जनवादी पार्टी को ही अपनी पार्टी मानेंगे और इस पार्टी को लेकर के आगे वैधानिक रूप से चुनाव से लेकर के सारी प्रक्रिया को पूरी करेंगे। साथियों, तो ये भ्रम भी लोगों में अब खत्म हो जाना चाहिए। साथियों, ये खत्म हो जाना चाहिए कि अब जनवादी पार्टी सोशलिस्ट और जनवादी पार्टी में कोई भ्रम है। अब वही एक ही नेतृत्व वही होगा जो जनवादी पार्टी का होगा। और आज समाज में जितने लोग भी दल बनाए हैं, पार्टी बनाए हैं, और लोगों से भी मैं कह देना चाहता हूं कि जनता लीडर चुनती है, पार्टी नहीं। लीडर जहां खड़ा होता है वही पार्टी खड़ी होती है। आज
वो भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि आप राजनीतिक रूप से खड़े होइए, आप राजनीतिक रूप से इकट्ठा हो। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि राजनीतिक रूप से समाज को इकट्ठा करने की ताकत और समाज को राजनीतिक समझ देने की जो समझ है वो सिर्फ जनवादियों में है। इसलिए जनवादी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी वो तमाम सारे कुचक्र अपना रही है जो एक दल को अपनाना चाहिए, जो एक विपक्षी को अपनाना चाहिए। आज जो समाज में दल और पार्टियां बनी हैं और बन रही हैं, ये सब उन्हीं की देन है। इससे भी हम सारे लोगों के समाज को सजग करने की जिम्मेदारी भी जनवादियों के ऊपर है। साथियों, मेरा हमेशा से ये उद्देश्य रहा, यहाँ हमारी दोनों पीढ़ी के लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे नौजवान भी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, हमारे हम उम्र भी बैठे हैं। साथियों, मेरी हमेशा से सोच रही थी, हमने कभी ऐसे लोगों को नहीं ढूंढा जो मेरे पीछे चले। हम हमेशा ऐसे लोगों को समाज में ढूंढने का काम किया है जो मेरी बराबरी में चले। और आज इस मंच से मैं आपको साथियों कहना चाहता हूं कि मेरी बराबरी में चलने वाले नौजवानों में, तमाम सारे हजारों नौजवानों में जज्बे की कमी नहीं है। और हम जनवादी को एक दिन ऐसी पार्टी बनाएंगे कि इसी पार्टी के मंच से हमारे समाज के जो नौजवान हैं वो हमसे बेहतर काम करेंगे और हमसे बड़ा काम करेंगे और हमसे ज्यादा आगे तक जाएंगे। हम ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं और ऐसा माहौल मैं अपने नौजवानों को दूंगा, अपने समाज के लोगों को दूंगा। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं शीर्ष बनाऊं। मैंने हमेशा जनवादी पार्टी में साथी का व्यवहार किया है और हम हमेशा अपने साथ चलने वाले साथियों की टीम और फौज तैयार की। हम कभी लोगों को शिष्य बनाने की नियत से राजनीति में काम नहीं किया, संघर्ष नहीं किया। और मुझे इस बात का गर्व है कि आज जितने भी समाज में नेता दिखाई दे रहे, आज जो समाज में नेताओं की एक फौज, उसमें 90% लोग जनवादी की नर्सरी से निकले हुए लोग राजनीति कर रहे हैं। विधायक, प्रधान है, पार्षद है, मेंबर है, किसी न किसी दल और पार्टी में पदाधिकारी, उन काम करने वाले नेताओं में 90% वे लोग हैं जिनको जनवादी की नर्सरी में बोलना, चलना और राजनीति करना सिखाया है। और मैंने हमेशा उन्हें एक सोच और समझ दी कि समाज का प्रतिनिधित्व करना है और नेतृत्व करना है। लेकिन मैं उन सब बच्चों से भी कहूंगा कि अब ये वक्त आ गया है, राजनीति का यहूदीकरण चल रहा है, ये भाजपा का राजनीतिक यहूदीकरण का दौर चल रहा है, ये राजनीति के यहूदीकरण का दौर चल रहा है। आप अगर इकट्ठे होकर के समन्वित रूप से एक साथ संघर्ष नहीं करोगे तो आगे समाज की ऐसी परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थितियां बना दी जाएगी कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ी लड़ने लायक भी नहीं होगी, इतना पीछे ढकेल दिए जाओ। और वे छोटी छोटी जातियां भी तुम पर राज करेंगी जो तुम्हारे सामने खड़ा होने की हैसियत नहीं रखती। आपसे बहुत पीछे छूट गई जातियां, आपसे बहुत संख्या में कम आने वाली जातियां, कमजोर जातियां आज राजनीति में आपके छाती पर चढ़ गई हैं और अब इकट्ठा नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी के हाथों में क्या होगा। तो साथियों, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आप सभी लोगों से, अपने सभी डेलीगेट साथियों से, मैं समझता हूं कि अभी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो रास्ते में हैं, चूंकि 2 दिन का अधिवेशन
अधिवेशन है और परिषद का लगभग हर सदस्य इन 2 दिनों में इस अधिवेशन का हिस्सा बनेगा। अभी आप सब लोग जितने यहाँ आए हैं, लगभग उतनी संख्या में जो पार्टी के नामित डेलीगेट्स हैं, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, सब लोग रास्ते में हैं, आ रहे हैं। 2-3 घंटों में सारे लोग आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। और इस क्रम के बाद जो अगला विषय है कि हमें अपनी नई कार्यकारिणी का गठन करना है। तो मैं हमारे जो चुनाव प्रभारी हैं श्री रामफेर चौहान साहब, वो आगे की प्रक्रिया को चलाएंगे और आगे जनवादी पार्टी का आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, जनवादी पार्टी के नेतृत्वकर्ता कौन होगा, इन विषयों पर परिचर्चा करके आज हम लोग शाम तक एक नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करेंगे। और मैं इस आजमगढ़ के इस कार्यक्रम के जो व्यवस्थापक हैं उनसे कहूंगा कि इस सत्र के बाद हम लोग को कुछ चाय पिलाइए, उसके बाद अगले सत्र की हम लोग शुरुआत करेंगे। साथियों, मैं और ज्यादा मैं कहते हुए आपसे इतना जरूर कहूंगा कि बहुत सारे लोग, हम जब जेल में गए तो सूचनाएं तो सब आती थी मेरे पास। मिलने वाले लोग इतने पहुंचते थे कि कौन क्या क्या टिप्पणी कर रहा है, किस बिरादरी के जाति संगठन का क्या विचार बन रहा है, वो जनवादी के प्रति लोगों का क्या नजरिया बन रहा है, हमें सब बातें आती हैं। और मैं जानता हूं कि जिनकी नीयत जनवादी के प्रति ठीक नहीं, वो अभी इतने अंधकार में है कि अभी उस आशा में कि संजय चौहान को फिर कहीं न कहीं उसी घर में जाना है जिस घर से अभी निकल करके आए, तो हम लोगों को मौका मिलेगा 2027 में अपने हिसाब से काम करने का और जनवादी पार्टी को कमजोर करने का। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, साथियों, इस उत्तर प्रदेश का मैं समझता हूं पश्चिम से लेकर के पूरब तक के पार्टी के जिला अध्यक्ष आए हुए। मैं बलिया से निकलता हूं और शामली के सहारनपुर और शामली तक चला जाता, चाहे वो आपका एटा, इटावा, कासगंज, मैनपुरी, अलीगढ़, आगरा, मेरे समाज का कोई ऐसा गांव नहीं है जो ये कह दे कि संजय चौहान मेरे यहां नहीं आए। बिहार के लोग बैठे, बिहार का 38 जिले का कोई हमारे समाज का व्यक्ति नहीं कह सकता कि संजय चौहान हमारी विधानसभा में नहीं आए। अधिकतर विधानसभाओं पर जनवादी पार्टी चुनाव लड़ चुकी है बिहार में। तो इतना तो लोगों को समझना चाहिए कि जनवादी पार्टी ने अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, फ्रेम बना लिया है, नींव बना लिया है, दीवार में धीरे धीरे दिखने लगी। अब क्षति तो ढालनी है और हमें अपने नौजवानों पर, हमें अपने आने वाली पीढ़ी पर भरोसा है कि हम उन्हें मजबूत नींव और दीवार दे देंगे तो छत बनाने में उन्हें देरी नहीं लगेगी। और 2027 में हम लोग झोपड़ी सही लेकिन अपनी छत जरूर बना लेंगे। और उत्तर प्रदेश के सदन में जनवादी पार्टी इस बार पहुंचेगी। और जो लोग जनवादियों को कमजोर समझ रहे हैं
और 2022 में जनवादी का झंडा उड़ेगा और इस प्रदेश की सदन में जाकर के लहराएगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। 27 साथियों, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आगे एक विषय में और कहना चाहूंगा। अभी जो हम लोगों का चाय का ब्रेक चलेगा, चाय पीने का जो क्रम चलेगा, इस क्रम में जो 20 मिनट का समय है, इस 20 मिनट के समय में सबके पास इस तरह का पैड मिला होगा। जनवादी पार्टी के आगे 2027 के चुनाव के संबंधित, पदाधिकारियों की लिस्ट के संबंधित, जिम्मेदारियों के संबंधित, जिस भी पदाधिकारी के मन में जो बातें, जिस भी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के मन में जो भी सुझाव 2027 के लिए, वो निश्चित तौर पर 4 शब्द लिख करके जब अगला सेशन मिलेगा तो वो इस टेबल पे जरूर रखें, ताकि हमें ये पता चल सके कि आप क्या चाहते हैं और किस तरह दल को चलाना चाहते हैं। आपकी क्या सोच है दल को लेकर। मेरे बारे में अगर कोई मेरी कमी भी हो तो ये कोई सभा नहीं, ये परिषद है। इस परिषद में पक्ष विपक्ष सब चलता है, आलोचना, समालोचना, सुझाव सब चलता है। ये हम लोगों का अपने घर का मामला है। अपने नेता के बारे में बड़ी बड़ी बातें दूसरे से की जाती है, लेकिन घर के अंदर तो जो सच्चाई है वही कहना चाहिए। तो मैं भी भ्रम में न रहूं। आपके जो भी सुझाव, पार्टी को लेकर के आपका जो भी नजरिया, पार्टी और नेता के प्रति आपके जो सुझाव, निश्चित तौर पर आपका आना चाहिए। और सबको शाम वाले सेशन में जब हम लोग दोबारा नाश्ता करके फिर बैठेंगे खाना खाने से पहले, तो उस सेशन में हर व्यक्ति को अपने सुझाव रखने का मौका मिलेगा, 1-1 मिनट का, 2-2 मिनट का। वो निश्चित रूप से अपना सुझाव भी देगा, माइक से भी देगा और लिखित रूप से भी देगा, ताकि 2027 की रणनीति बनाते समय जब हम लोग कल अधिवेशन से निकले तो हमारे पास वो दस्तावेज जिसको लेकर के निकले और वो क्रम से वो चीजें कि 10 दिन में हमको ये पूरा करना है, 20 दिन में इस लेसन को पूरा करना है, 30 दिन को इस लेसन में पूरा करना है, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आते आते हमको उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनवादी को कहां पहुंचाना है, वो सारे लेसन हम कैसे पूरा करेंगे, क्या करेंगे, इनकी रणनीति और इस दस्तावेज को हम लोग लेकर के, क्योंकि देश और प्रदेश की राजनीति में जो भी गठबंधन की राजनीति बनने वाली है, जो भी चुनाव की रणनीति बनने वाली, हर पार्टी अप्रैल मई तक अपने अपने एजेंडे सेट कर लेगी। तो हमारे भी एजेंडे सेट हो जाना चाहिए अप्रैल मई तक। तो ये सारी चीजें हमारी चुनावी रणनीति के क्या क्या चीज हिस्से होंगे, कैसे उसको पूरा किया जाएगा, कहां कहां सभाएं करनी, सभाओं का स्वरूप क्या होगा, ये सब चीजें आप लिखित रूप से, निश्चित रूप से आप देने का काम करेंगे, जिससे हम सब लोग कल जब निकले तो एक मजबूत नीति और नियत के साथ यहां से काम करने के लिए क्षेत्र में चले। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए अपने सभी राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का इस पार्टी के अधिवेशन में हम स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं, और इस आशा और विश्वास के साथ कि इन 2 दिनों की पाठशाला में, इन 2 दिनों की कार्यशाला में हम अपने नारे तय करेंगे कि कल जब हमारी चाहे छोटी सभा हो चाहे बड़ी सभा,
जनवादी पार्टी के नारे क्या होने चाहिए, जनवादी पार्टी का सांगठनिक विस्तार कहां तक होना चाहिए, जनवादी पार्टी को किन किन विधानसभाओं पर चुनाव लड़ना है, उन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संभावित सूची भी तैयार करेंगे और कितनी विधानसभा सीटों पर मई तक हमारे प्रत्याशी होंगे, उसकी क्या रणनीति होगी, इसका भी निर्धारण हम लोग इन 2 दिनों में करेंगे। तो इसलिए सभी जिलाध्यक्ष, सभी डेलीगेट्स जो अपने अपने जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे अपनी अपनी चीजें लिखित रूप से देने का काम करेंगे और अपनी बात जो हमारी नई कार्य समिति बनेगी उसके समक्ष रख करके अपने सुझाव को प्रस्तावित कराने का काम करेंगे। तो मैं सबसे पहला जो प्रस्ताव हमारे अभी चुनाव प्रभारी जी लाएंगे, अब आगे के कार्यक्रम वो बताएंगे। मुझे प्रस्तावना के लिए पार्टी के बारे में थोड़ा कुछ बताने के लिए, विगत जो गतिविधियां हम लोगों ने की है, पार्टी ने जो कुछ भी कार्यक्रम चलाए, जो नीतिगत चीजें कहां कहां हम लोगों से छूटी है, उन सब विषयों पर भी हम नहीं पहुंच पाए हैं। अगर आपकी नजर पहुंची है तो निश्चित रूप से बताने का काम करें। हर उन विषय को हमें टच करना है जो जनवादी के लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, जिसका अनुपालन जरूरी है। तो कोई जरूरी नहीं है कि सब विषय पर मेरी ही नजर पड़ जाए। बहुत सारे विषय है जो आपके दिमाग में भी चल रहे हैं और मैंने इन 20 सालों में जो भी राजनीतिक रूप से नाम हासिल किया है, पार्टी को राजनीतिक रूप से जो स्थापित किया है, वो सब हम सब लोगों का संयुक्त प्रयास रहा है। वो सब आप सब लोगों के साथ मिलकर के किया है। हर सुख और दुख, हर जनवादी पार्टी पर आपदा और विपदा हम सब लोगों ने मिल करके झेला है। आपने भी झेला है, हमने भी झेला है, सब लोगों ने झेला। आने वाले समय के हर कार्यक्रम को हम सब लोग मिलकर ही पूरा करेंगे। इस भावना के साथ और इस सोच के साथ अब हम लोग दूसरे सत्र में बैठेंगे। जय हिंद, जय जवान। साथियों, अभी पार्टी के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी का उद्बोधन